जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो प्यारे साथियों, कुछ दिनों से क्लास मिस चल रही थी, मतलब ये समझो अप्रैल के महीने में 1-2 क्लास ही हो पाई हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही इशू कुछ मेरे साथ चल रहा था, तो जिसकी वजह से ही ऐसा रेगुलर कंटिन्यू क्लास हो नहीं पाई। और सबसे मेन कारण था क्योंकि एक पेपर का भी अभी थोड़ा फिक्स नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने वो जो साइड वाला काम था उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लिया उसके ऊपर। ठीक है, अदरवाइज़ यदि हमारा पेपर जून में होने वाला होता, जैसे 15 जून के आसपास पहले चांस था पेपर का, यदि उस हिसाब से होता तो फिर वो जो साइड वाला काम था मैं उसको अब भी नहीं करता। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा हमें अपना जो पर्सनली काम होता है वो भी करना होता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है कि कौन सी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, अब मैं कंटिन्यू करूँगा इसको बिल्कुल। अब आपकी कोई भी क्लास मिस करने की कोशिश नहीं करूँगा और बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगा क्लास। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ी थी हमने। और मैंने बताया था आपको कि सेटलमेंट ज्योग्राफी होती क्या है, पहला। दूसरा, जो सेटलमेंट ज्योग्राफर हैं उन सभी को भी मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवा दिया था, और उनके द्वारा जो मेन बुक लिखी हुई थी, जो मेन थ्योरी थी, जो इम्पोर्टेंट डेट थी, इन सभी को मैंने वहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से बहुत अच्छे से कवर करवा दिया था। अब हम बात करते हैं जस्ट बिल्कुल आगे चलकर थोड़ा सा ग्रामीण अधिवासों का आकार एवं अंतरण। ठीक है, ग्रामीण अधिवासों का आकार एवं अंतरण, साइज एंड स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट। देखो, ग्रामीण अधिवासों का आकार, ग्रामीण का मतलब होता है रूरल एरियाज, बिल्कुल गाँव का यहाँ पर। और अधिवास का मतलब होता है मकान या फिर जो मकानों का पैटर्न है वो। और आकार का मतलब होता है उनकी साइज। ठीक है, किस तरीके से कैसे मकान या अधिवास होते हैं। सबसे पहला आता है गांव के क्षेत्रीय आकार को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गांव का जो क्षेत्रीय आकार है, ठीक है, गांव का जो क्षेत्रीय आकार है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है भूविन्यास। अब आप सोच रहे होंगे कि भूविन्यास का मतलब क्या होता है। देखो, ये चीज़ें ना, ये रटने की नहीं है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझने की। इनको जब आप अच्छे से समझ जाओगे, आप में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर ये चाहे कितना ही घुमा फिरा के क्यों ना पूछे, आप हर हाल में क्वेश्चन ठीक करेंगे। ठीक है, ये दिखने में ऐसे लगते हैं कि चलो बहुत सिंपल से हम इनको कर देंगे, लेकिन ये भी हमारे गलत हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि सामने वालों को ये बिल्कुल ईजी लगता है, तो वो क्या करता है, ऑप्शन इस तरीके से या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से सेट करता है कि ये इजी क्वेश्चन ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसका आंसर कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ भूविन्यास क्या होता है। भूविन्यास का मतलब होता है मकानों के बीच की दूरी। ठीक है, भूविन्यास का मतलब होता है बीच की डिस्टेंस। जैसे एक अधिवास यहाँ पर है, एक अधिवास यहाँ पर है, इनके बीच में कितने डिस्टेंस है, एक अधिवास यहाँ, एक अधिवास यहाँ है, इनके बीच की कितने डिस्टेंस है, तो ये है भूविन्यास। ठीक है, बीच की डिस्टेंस। उसके बाद आता है मिट्टी की उर्वरता। अब मिट्टी की उर्वरता, सारी चीज़ें आप अपने ऊपर लेके देखो। आप, मैं आपको कहूँ कि आप अपने गांव में, सपोज दैट आपका ये गांव है, ठीक है, और इस गांव में ये वाला जो एरिया है, कौन सा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर यदि आप कोई भी किसी भी तरीके की फसल बोओगे तो उसकी पैदावार बहुत अच्छी वाली होगी। दूसरी साइड ये एरिया ऐसा है जो थोड़ा सा पथरीला है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फसल थोड़ी कम पैदा होती है। तीसरी साइड हम बात करें तो ये वाला एरिया है, ये पर्वतीय एरिया है। ठीक है, ये वाला पर्वतीय एरिया है जहाँ पर भी फसल अच्छी पैदा नहीं होती। और ये डेजर्ट वाला एरिया है, ये वाला कौन सा है, डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ पर मरुस्थल है। सिचुएशन थोड़ी सी अपोजिट है, यहाँ पर मरुस्थलीय सिचुएशन है। तो अब आप बताओ, यहाँ पर मैंने आपका जो ये एरिया था इसको टोटल 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और अब मैं आपको कहूँ कि आप कौन से एरिया में रहना पसंद करोगे, तो अकॉर्डिंग टू मी आप सभी का जो प्रिफेक्शन होगा, जो आपकी
प्रायोरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़मीन उपजाऊ होती है ना, वहाँ पर क्या होती है, हर कोई रहना पसंद करता है। सभी को पता है कि यहाँ पर हम अच्छे से कृषि भी कर सकते हैं, अच्छी पैदावार भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी की उर्वरता है ना, वो भी अधिवासियों को प्रभावित करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। यदि हम पूरे भारत की बात करें तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है, पंजाब में 550 है, उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिया में 828 है। ठीक है, अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो, भारत का जनसंख्या घनत्व देखो और यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्र का घनत्व देखो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर हर कोई रहना पसंद करता है। सिंचाई की सुविधा, भाई सिंचाई की सुविधा क्या होता है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बात करें हम पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में आ जाओ, जम्मू कश्मीर में, जोधपुर में, यहाँ पर ज़मीन भी बहुत है। ठीक है, हो सकता है ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ पर ये मानो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की उपजाऊ ज़मीन है, जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पर, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी या पूरे विश्व की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टियों में शामिल होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सपोज दैट जम्मू कश्मीर, जोधपुर, बीकानेर, ये मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं है, तो भी यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर बरसात भी कम हो रही है, यहाँ पर कुएं में भी पानी नहीं है, यहाँ पर ट्यूबवेल में भी पानी नहीं है, ज़मीन का जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत नीचा चला गया है, कहीं कोई नहर की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर भी लोग बहुत कम रहना पसंद करेंगे, आप खुद ही नहीं रहना चाहोगे। उसके बाद आता है भूस्वामित्व की प्रणाली। जो भूस्वामित्व की प्रणाली है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सपोज डेट अब भी गवर्नमेंट रूल निकाल दे आपके एरिया में कि आपकी जो ज़मीन है, जैसे इससे पहले इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बहुत पहले किया था उन्होंने, जमींदार थे उस टाइम, इंदिरा गांधी के समय जमींदार थे, उनमें हम खुद भी शामिल थे। हमारा खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारी जो दादाजी वगैरह बताते हैं कि हमारे उस टाइम लगभग 300-400 के आसपास, 300-400 बीघा के आसपास ज़मीन थी। ठीक है, हम जमींदार थे, 300-400 बीघा ज़मीन थी, तो दादाजी अकेले थे, तो वो क्या करते थे, अकेले उसकी पैदावार कर नहीं पाते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, सारी सारी ज़मीन को बटाई पर दे दी। ठीक है, बटाई पर दे दिया पूरे को, और ये वाला एरिया था इसको हम खुद करने लग गए, बाकी को इसको बटाई दे दिया। तो इनमें से कुछ बटाई वाले ऐसे भी लोग थे जो बहुत लंबे समय से हमारी ज़मीन को जोत रहे थे, ज़मीन को बटाई पर ले रहे थे। इंदिरा गांधी ने रूल बनाया कि जो कैंडिडेट 3-4 साल से किसी ज़मीन को जोत रहा है, किसी ज़मीन को बोने का काम कर रहा है, वो ज़मीन उसी की। हमारे खुद के सदमा गए भाई, ज़मीन गई सारी की सारी। तो ये क्या है, भूस्वामित्व की प्रणाली है। ठीक है, यदि ये मामला उस टाइम पूरे भारत में ना होकर यदि किसी राजस्थान में होता सपोज डैट, तो हम क्या सोचते कि यार राजस्थान में नहीं रहना चाहिए था हमें। ठीक है, ये तो पूरे भारत में हुआ था, यदि ये स्पेशल एक राजस्थान में होता तो हम क्या सोचते यार ये राजस्थान में नहीं होना चाहिए था ये काम यूपी में हम रहते ना तो अच्छा रहता यार। देखो यूपी में रहते तो ये सारी की सारी ज़मीन हमारी होती, राजस्थान में गलत थे हम। ठीक है, तो ये चीज़ भी प्रभावित करती है। आपकी जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है वो ऐसी बिल्कुल ख़राब हो, वहाँ पर आप ज़मीन खरीद रहे हो, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ठीक है, उसके बाद में आपकी ज़मीन है लेकिन आपको पूरा विश्वास नहीं है कि वो रियल में ही आपकी है, आपको सदा डर बना रहता है कि गवर्नमेंट पता नहीं कब छीन ले, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर किसी भी हाल में ज़मीन खरीदना पसंद नहीं करोगे, जो ज़मीन है उसको बेचना पसंद करोगे। ठीक है, आप उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जहाँ पर आपको बिल्कुल सेफ फील होगा वहाँ पर रहना पसंद करोगे। ठीक है, कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली मैंने बता दिया, कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन है, एक साइड बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन है, एक साइड बिल्कुल मतलब बहुत ही कम उपजाऊ ज़मीन है, जैसे डेजर्ट वाला एरिया है। तो जहाँ पर कृषि प्रणाली अच्छी है, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, वहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में अधिवास पाए जाते हैं, हर कोई वहाँ रहना पसंद करेगा। उसके बाद हम बात करें यातायात की सुविधा। देखो यातायात की सुविधा ना, ये भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, आपने खुद ने कभी गए होंगे, कभी देखा होगा आपने,
पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यातायात की सुविधा नहीं मिल पाती। वहाँ पर लोगों को 10-10, 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पर रास्ते नहीं है कि चलो आप अपनी बाइक ले जा सकते हो, अपनी 4 व्हीलर ले जा सको। तो यातायात की सुविधा भी अधिवास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। गांव के जनसंख्या आकार को प्रभावित करने वाले कारक। अब गांव का जो जनसंख्या आकार है उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है घरों की संख्या व आकार। यहाँ पर ग्रह लिख दिया मैंने, ग्रह नहीं घर है वो, ठीक है, घरों, घरों ये लिखो यहाँ पर। घरों का संख्या एवं आकार, गांव की जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर बोल रहा है कि जो गांव की जनसंख्या ना, उस जनसंख्या का जो आकार है, सपोज दैट आपके गांव की जनसंख्या 5000 है, मेरे गांव की जनसंख्या 10,000 है, किसी दूसरे भाई के गांव की जनसंख्या मात्र 200 है, ठीक है। तो ये क्या है? गांव की जनसंख्या का आकार है। और इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है घरों की संख्या, कि आपके गांव में कितने घर हैं, ठीक है। सपोज दैट आपके गांव में केवल ही 200 घर हैं, तो जनसंख्या लगभग कितनी होगी? 200 मल्टीप्लाई 5 कर लो, 6 कर लो, 1200 हुई। मेरे गांव में घर ही 2000 हैं, तो जनसंख्या कितनी हो गई? अपने आप 10,000 हो गई, 12,000 हो गई, ठीक है। दूसरा आकार, सपोज दैट आपका गांव बहुत एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, ऑलमोस्ट सभी के घर में एक एक बच्चा या दो दो बच्चे हैं। दूसरी साइड सपोज दैट किसी भाई का गांव ऐसा है जहां पर एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो रीति रिवाज है वो बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर हर घर में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं किसको? जनसंख्या को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। भूमि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, कि वहाँ की उत्पादकता कितनी, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हो रहा है वहाँ पर। सपोज दैट आपका गांव बहुत ही अच्छे तरीके से, वहाँ पर अच्छी सिंचाई सुविधा है, कृषि प्रणाली भी बहुत अच्छी है, ज़मीन की उपजाऊता भी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है कि चलो आपको जो चीज़ें चाहिए, जैसे खाद चाहिए आपको, इसके अलावा अच्छी क्वालिटी वाला बीज चाहिए, हाइब्रिड बीज चाहिए, वो आपको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बिल्कुल सस्ती कीमत पर अवेलेबल हो रहा है। तो क्या होगी? ओवरऑल आपकी जो भूमि की उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप उस एरिया में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करोगे। भूविन्यास, अन्य सुविधाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ग्रामीण अधिवासों का अंतरण। अंतरण का मतलब होता है दो अधिवासों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू सेटलमेंट या टू हाउस। अंतरण क्या होता है? दो अधिवासों के बीच की दूरी। अधिवास अंतरण से संबंधित कुछ विधियां हैं, उन विधियों को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। और देखो प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, अब हमें बहुत सीरियस होकर पढ़ाई पर लगना है। और मैं आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई 10 तारीख, 10 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल, सॉरी 10 अप्रैल हो गई ना, 10 मई। ध्यान रखना है, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ? 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ आपको, 1 महीने बाद में, ठीक है। फिक्स 10 मई को, कब? फिक्स 10 मई को मैं आपका नेट के पुराने पेपर, ओनली नेट के पुराने पेपर बोल रहा हूँ मैं, आपको ज़्यादा नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना। नेट के पुराने पेपर जिसमें 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 और 2010, कितने साल के हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 साल हो गए। 11 साल को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, कितने हो गए? 22 पेपर हो गए, 22 शिफ्ट हो गई। पहले 2 शिफ्ट होती थी, तो हम एवरेज मान के चल लेते हैं कि एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सॉरी 75 + 25 कितने हो गए? 125 हो गए। वो सॉरी 75 + 50
75 + 50 कितने हो गए? 125 हो गया। 125 मल्टीप्लाई बाई 22, ये टोटल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आप इसको काउंट कर लो, 1250 + 1250 2500 प्लस 300, टोटल 2800 क्वेश्चन है। 2010 से लेकर अब तक टोटल लगभग 2800 क्वेश्चन है। पूरे 2800 भी नहीं जुड़ेंगे, क्वेश्चनों की संख्या लगभग रहेगी 2650 और 2700 के बीच में। ठीक है, हम 2650 मान लेते हैं। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, टोटल 2650 क्वेश्चन बनते हैं। किसमें? नेट के पुराने पेपरों में, ज्योग्राफी के में। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे बैच में जो बिल्कुल सीरियस होके पढ़ रहे हैं, सभी को ध्यान में रखना है। मैं 10 मई को आपका टेस्ट लूँगा। ठीक है, टेस्ट मेरा बाकायदा एप्लीकेशन पर होगा, या फिर मैं PDF टाइप से कराऊंगा, या फिर मैं लाइव क्लास में कराऊंगा। ठीक है, वो मैं कैसे भी कंडक्ट करवा सकता हूँ, इसके बारे में मैं आपको कुछ भी आइडिया नहीं दूंगा कि मैं किस तरीके से पेपर कंडक्ट करवा रहा हूँ, लाइव करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, वो मैं आपको रिसेंटली बताऊंगा। ठीक है, 10 मई को पेपर लूँगा, टोटल 2650 क्वेश्चन है, और उसमें आपका स्कोर चेक करूँगा कि आपका क्या स्कोर रहता है। ठीक है, ये मेरा एक आइडिया था। आप इसको यदि थोड़ा छोटा कन्वर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर 15 दिन पर ले लो टेस्ट, बिल्कुल 15 दिन पर ले लूँगा। आप चाहते हो सर 10 दिन पर ले लो, 10 दिन पर ले लूँगा। वो डिपेंड मेरे ऊपर करेगा कि मैं कैसे लूँगा, लेकिन आपका बहुत अच्छे से मैं एवल्यूएशन करा दूँगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन शामिल करूँगा। नेट के पुराने पेपरों को हमें 10 मई तक कंप्लीट पढ़ना है, 2010 तक। टोटल 1 महीने का टाइम है, 10 अप्रैल से 10 मई के बीच में। ठीक है, 10 अप्रैल से 10 मई के बीच में टोटल 1 महीने का टाइम है। आप कहोगे एक बार पेपर लेके टेस्ट लेना, वो ले लूँगा। आप कहोगे 2 बार लो टेस्ट, 2 बार ले लूँगा। आप कहो 3 बार लो, 3 बार ले लूँगा। आप कहो 4 बार लो, 4 बार ले लूँगा। ठीक है, आप कहोगे कि सर टुकड़ों टुकड़ों में ले लो, जैसे 2 साल के एक बार ले लो, फिर 2 साल का टेस्ट एक बार, फिर 2 साल का, 2 साल का। लेकिन जैसा आप चाहोगे ना, बिल्कुल उसी तरीके से ले लूँगा मैं टेस्ट। आप जो कैंडिडेट पेड बैच में हैं, वो मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मैंने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसकी मैंने चैटिंग ऑन कर रखी है। ठीक है, तो आप उसमें जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक पड़ा हुआ है, और उसमें जुड़कर मेरे को अपनी राय दें कि नेट के पुराने पेपर 2010 से लेकर 2021 तक के हमें 10 मई तक कंप्लीट याद करना है। उसका मैं टेस्ट लूँगा, प्रूफ के लिए कि आपको अच्छे से याद हुए या नहीं हुए। ठीक है, उसके लिए मैं टेस्ट लूँगा आपका पता चलाने के लिए। अब आपको वहाँ पर डिस्कस करना है मेरे साथ, आपको अपनी राय देनी है कि हम 2-2 साल के पेपरों का टेस्ट लें, 3-3 साल के पेपरों का टेस्ट लें, 4 साल के पेपरों का एक साथ टेस्ट लें, या 2010 से लेकर 2021 तक के सारे पेपरों का एक साथ टेस्ट लें। आप जैसे कहोगे बिल्कुल वैसा करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा आज का एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर आप अपना डिसीजन ज़रूर बताना कि हमें क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिवास अंतरण के परिकलन की विधियाँ। सबसे पहली विधि आती है सैद्धांतिक दूरी विधि, हाइपोथेटिकल डिस्टेंस मेथड। इसके प्रतिपादक हैं कौन? बॉर्नेस और रॉबिन्स महोदय। रॉबिन्स और बॉर्नेस महोदय हैं जो सैद्धांतिक दूरी विधि, जिसको हाइपोथेटिकल डिस्टेंस मेथड बोलते हैं, इसके क्या हैं? प्रतिपादक हैं। कौन? बॉर्नेस और रॉबिन्स महोदय। इन्होंने 1940 में अधिवासों के षटभुजीय विन्यास में अधिवासों के बीच सैद्धांतिक दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया था। किसने? बॉर्नेस और रॉबिन्स महोदय ने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिवास अंतरण के परिकलन की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहली है सैद्धांतिक दूरी विधि, इसको आप इंग्लिश में भी याद करना, हाइपोथेटिकल डिस्टेंस मेथड। इसके प्रतिपादक हैं बॉर्नेस और रॉबिन्स महोदय। इन्होंने 1940 में अधिवासों के षटभुजीय विन्यास में अधिवासों के बीच सैद्धांतिक दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था,
और वो सूत्र है d बराबर 1.11 अंडर रूट 1 a बटा n। ठीक है, सैद्धांतिक दूरी d बराबर 1.11 अंडर रूट a बटा n। ठीक है, ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इस सूत्र में किस शब्द का क्या मतलब है, जैसे ए का मतलब है प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल, एन का मतलब है अधिवासियों की कुल संख्या, 1.1 क्या यहाँ पर स्थिरांक है। हमने कई बार के का भी उपयोग किया, जैसे जब मैंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैं कई फॉर्मूलों में के शब्द का भी उपयोग करता था, तो वहाँ पर भी के का मतलब क्या होता था, एक स्थिरांक का होता था। ठीक है, उसके बाद आता है निकटतम पड़ोसी विधि, नियरेस्ट नेबर मेथड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आप जितनी लाइन खींचना चाहो ना उतनी खींच दो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्लॉक और इवांस मोदे द्वारा दिया गया था। निकटतम पड़ोसी विधि है जो क्लॉक व इवांस मोदे द्वारा दी गई थी, जो कि अमेरिका के थे। 1954 में उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि से निकटतम पड़ोसी अनुपात RN की गणना की जाती है। जो निकटतम पड़ोसी विधि है क्लॉक इवांस मोदे द्वारा दी गई थी, ये दोनों की दोनों कहाँ के थे, अमेरिका के थे। 1954 में दी थी उन्होंने ये विधि, और इस विधि से निकटतम पड़ोसी अनुपात की गणना की जाती है, निकटतम पड़ोसी अनुपात निकाला जाता है। RN बराबर, फॉर्मूला याद रखना है आपको, RN बराबर D0 बार बटा DR या D0 बार बटा 5 अंडर रूट A बटा n। ये आपको अच्छे से याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, RN बराबर D बार 0 बटा D बार R। ठीक है, और ये जो D बार R है इसका फॉर्मूला है 5 अंडर रूट A बटा n। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि निकटतम पड़ोसी जो सूचकांक है, जो निकटतम पड़ोसी सिद्धांत है, क्लॉक इवांस मोदे द्वारा दिया गया था, और इसमें सूत्र था क्या कि RN बराबर D बार 0 बटा D बार R। ठीक है, और ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 1954 में, जो कि अमेरिका के थे क्लॉक और इवांस मोदे द्वारा। निकटतम पड़ोसी विधि से संबंधित अन्य विद्वान है डेसी और किंग मोदे। ठीक है, क्लॉक और इवांस मोदे ने तो ये दिया था सिद्धांत, लेकिन दो विद्वान और थे, जिसमें एक का नाम था किंग और दूसरे का नाम था डेसी, जो भी इसी विधि से संबंध रखते हैं। RN का मान 0 से 2.14 91 के बीच होता है। ठीक है, जो RN का मान है ना वो 0 से लेकर 2.14 91 के बीच होता है। ठीक है, अब ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको प्यारे साथियों। यहाँ देखो देखो RN का मतलब क्या है, RN का मतलब है बीच की डिस्टेंस। क्या है, बीच की डिस्टेंस, मकानों के बीच की डिस्टेंस, अधिवासों के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर RN का मतलब क्या है, अधिवासों के बीच की डिस्टेंस। जैसे एक अधिवास यहाँ पर है, एक अधिवास यहाँ पर है, इनकी जो बीच की ये डिस्टेंस है ना उसको कहते हैं हम RN। ठीक है, अब यदि RN का मान 0 है, क्या है, 0 है, 0 का मतलब है कि दोनों अधिवासों के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब दो अधिवास हैं उनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, 0 डिस्टेंस है। उसका अर्थ निकलता है कि दोनों अधिवासों की जो बीच की दीवार है वो क्या है, बिल्कुल एक ही है। आपका मकान, यदि आपका जैसे कोई भी मकान है जो बिल्कुल सटा हुआ दूसरा मकान है, फिर उसके सटा हुआ बिल्कुल तीसरा मकान है, मतलब जब दो मकानों के बीच में केवल एक दीवार हो ना तो उसमें क्या होता है, RN का मान 0 होता है। ठीक है भाई, दोनों मकानों के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णतः पुंजित कहेंगे या गुच्छित कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं RN 2.14 या 2.15। ठीक है, 2.14 91 या 2.15, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, दो अधिवासों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2.15 होती है। ठीक है, 2.15 या 2.14 91 होती है। क्या है ये, RN दो मकानों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होते हैं, पूर्णतः नियमित होते हैं।
समान दूरी पर होते हैं, बिल्कुल पूर्णतः नियमित होते हैं, दूरी दूरी पर होते हैं, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। और ध्यान रखना, क्लोक इवांस बोलते हैं जो अपनी निकटतम पड़ोसी विधि थी उसमें जो आर एन का मान था ना वो मैक्सिमम कितना माना था, 2.15 माना था। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि पूर्ण नियमित, जैसे लिख दिया यहाँ पर, जैसे ऐसे क्या करता है वो, इस तरीके से 4 ये वैल्यू लिख देगा यहाँ पर, ये 4 वैल्यू लिख दिया, ठीक है, और ये लिख दिया। अब इनको क्या करवाता है वो आपस में इस तरीके से मिलान करवाता है, ठीक है। कई बार क्या करता है वो इस 2.15 की जगह पर 2.88 लिख देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2.88 आर एन का वैल्यू है ही नहीं, आर एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2.15 है। 2.15 से ज़्यादा आर एन की वैल्यू नहीं है, आर एन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है 2.15 या 2.1491। उसके बाद आता है आर एन का मान जब 1 हो, दो अधिवासों के बीच की डिस्टेंस जब 1 हो तो उसको हम कहेंगे यादृच्छिक या पूर्ण यादृच्छिक। यदि मकानों के बीच की डिस्टेंस, अधिवासों के बीच की डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में हो, कहाँ से, 0 से लेकर 1 के बीच में, तो उसको हम कहेंगे क्लस्टर्ड, गुच्छित कहेंगे। और यदि आर एन का मान 1 से 2.15 के बीच में तो उसको हम क्या कहेंगे, नियमित वितरण या रेगुलर कहेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, पूर्णता नियमित, एक साइड पूर्णता नियमित है, एक साइड नियमित वितरण है। इसको ध्यान रखना, आप ये भी कह सकते हो कि छितरे हुए मकान, छितरे हुए का मतलब है बिल्कुल दूर दूर फैले हुए मकान। भाई जब दो अधिवासों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जब दो अधिवासों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो क्या होंगे, वो मकान बिल्कुल दूर दूर होंगे, मतलब वो मकान दूर दूर फैले हुए हैं, मतलब उन मकानों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब वो क्या है, छितरे हुए मकान है, ठीक है। हमें ऐसे कहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार का अधिवास आपको कहाँ देखने को मिलेगा। आपको इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो देखने को मिलेंगे उन एरियाओं में जहाँ की जो क्लाइमेट है, जहाँ की जो सिचुएशन है वो मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है, मतलब मनुष्य के आवास की प्रतिकूल स्थितियाँ, वहाँ पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलेगी। यदि कहीं पर आर एन का मान 0 है, मतलब वहाँ पर मकान बहुत ही बिल्कुल सटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मकान है, बिल्कुल पास पास में बने हुए हैं, आप सीधा अनुमान लगा लोगे कि भाई वो एरिया ऐसा होगा जहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जो हमें पसंद ना हो, मतलब जहाँ पर जितनी भी सिचुएशन होंगी वो सारी सारी अपने अकॉर्डिंग होंगी, अच्छी यातायात की सुविधा होगी, अच्छी लाइट होगी, अच्छी पेयजल की व्यवस्था होगी, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था होगी, मतलब सब कुछ द बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चलो सुविधा मिल भी रही है लेकिन कंप्लीटली सुविधा नहीं मिल रही, यहाँ पर हमें सुविधा थोड़ी अच्छी मिल रही है, खराब से सॉरी बहुत सही से थोड़ी खराब मिल रही हैं। बहुत सही जो सिचुएशन है यहाँ पर क्या थी, हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, इसलिए यहाँ पर मकान बहुत पास पास में थे। यहाँ पर थोड़े मकानों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी सुविधाएं कम हो गई, फिर उसके बाद और भी सुविधाएं कम हो गई, फिर उसके बाद और भी सुविधाएं कम हो गई, और सबसे लास्ट में सबसे कम सुविधा, तो मकान बिल्कुल दूर दूर हो गए, छितरे हुए मकान बन गए। नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले बताया था स्टीवर्ट मोदे ने, स्टीवर्ट मोदे ने बताया किसको, नगर अंतरण, मतलब अधिवासों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको प्रभावित करने वाले कारक, वो भी कहाँ पर, नगरों में, ध्यान रखना कहाँ पर, नगरों में। तो सबसे पहले बताया ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व, भाई जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर मकानों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, जहाँ पर घनत्व बहुत कम है वहाँ पर मकानों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। समझ में आ गई भाई, जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है वहाँ पर मकानों की डिस्टेंस, मकानों के बीच का जो अंतरण है वो बहुत कम होगा, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है वहाँ पर मकानों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो अंतरण है वो बहुत ज़्यादा होगा।
उसके बाद आता है ग्रामीण नगरीय अनुपात, गांव के और नगरों की जनसंख्या के बीच का जो रेशियो है वो। ठीक है, यदि एक साइड हम देखें गांव में बिल्कुल कम जनसंख्या घनत्व, सपोज दैट गांव का जनसंख्या घनत्व 10 है, दूसरी साइड सिटी का जनसंख्या घनत्व 10,000 है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, आर एन का मान लगभग 0 होगा। यहाँ पर आर एन का मान क्या होगा, 2.15 होगा। मतलब यहाँ पर मकान बिल्कुल दूर दूर फैले हुए होंगे, जबकि यहाँ पर मकान बिल्कुल सटे सटे होंगे। कृषि का वाणिज्यिकरण, जहाँ पर कृषि का वाणिज्यिकरण का मतलब होता है कि आप जो भी फसल बो रहे हो ना, उसको आप अच्छी कीमत पर बेच सकते हो। आप जो भी फसल बोओगे उसको बहुत ही अच्छी कीमत पर चाहो तब बेच सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। एक साइड ऐसी सुविधा है कि आपने फसल बोली, अच्छी फसल पैदा हो रही है, लेकिन उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही, 2-2 रुपए किलो गेहूँ बिक रहे हैं। आपने बहुत सारी बात अखबार में पढ़ा होगा कि बहुत सारे किसान हैं वो खड़ी फसल को कटवा देते हैं कीमत कम मिलने की वजह से। लहसुन है उसको खेतों में बिखेर देते हैं, टमाटर है उनको गायों को खिला देते हैं। तो ये क्या है, उन लोगों को कृषि का वाणिज्यिकरण नहीं हो पाता है, मिल पाता है। उन लोगों को अपनी फसलों को बेचने के लिए अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब जैसे मुंबई के आसपास के जो एरिया हैं, दिल्ली के आसपास के जो एरिया हैं, वो जो भी फसल बोएंगे ना, जो भी सब्जी बोएंगे, वो उसको थोड़ी अच्छी कीमत पर बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिटी है, वो लोग खरीद लेंगे। अब आप बिल्कुल गांव में रहते हो जहाँ पर 500 200-300 किलोमीटर तक कोई बड़ी सिटी नहीं है, तो आप भाई हर फसल नहीं बो सकते। आपको ऐसा रहेगा कि यार हम बोलेंगे, खरीदेगा कौन। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं किसको, आदिवासियों को। उसके बाद आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर को हम जीवन प्रत्याशा भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो जीवन स्तर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है भाई लोगों। आप सपोज दैट भारत है, भारत में क्या है, ऑलमोस्ट हर कोई सस्ते चीज़ खाना पसंद करता है। सब्जी की दुकान है, वहाँ पर एक सब्जी मिल रही है सपोज दैट 100 रुपये किलो, एक मिल रही है 10 रुपये किलो, सब ये खरीदना पसंद करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भारत के लोगों का जीवन स्तर है वो क्या है, बहुत ऊपर उठा हुआ नहीं है, नीचा जीवन स्तर है। लोगों की इनकम के सोर्स बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अधिवासों का जो उद्भव है, उसका जो विकास है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आते हैं भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। स्थलाकृति, स्थलाकृति का मतलब होता है धरातल, वही मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, पठारी भाग। जलवायु, जलवायु कैसी है भाई, आप अंटार्कटिका में रहना पसंद करोगे? किसी हाल में नहीं करोगे। आप जम्मू कश्मीर में भी रहना पसंद नहीं करोगे। आप सारा मरुस्थल में भी रहना पसंद नहीं करोगे। आप गोबी मरुस्थल में भी रहना पसंद नहीं करोगे। लेकिन आप नील नदी घाटी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे। आप गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे। आप ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु है वो क्या है, हमारे अनुकूल है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रह रहे? ठंड पड़ती है भाई, वहाँ पर आप नहीं घूम सकते, ऐसे माइनस में टेम्परेचर रहता है। सारा मरुस्थल में नहीं रहोगे, वहाँ पर 50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो ये चीज़ें क्या बताती है कि वहाँ की जलवायु है जो सूटेबल नहीं है। जल प्राप्ति के साधन, जैसलमेर में भाई 5-5 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर तक घूमते रहो, आपको पानी नहीं मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो यदि आप जैसलमेर में रहना चाहोगे तो आपको ऊँट बन के रहना पड़ेगा कि चलो 2 दिन पानी नहीं मिलेगा तो भी हम जी लेंगे। यदि आप मछली वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपको हर टाइम पानी चाहिए, तो आप जैसलमेर में एक दिन भी नहीं निकाल सकते। प्राकृतिक वनस्पति, भाई जैसलमेर में हम ऐसे भी रहना नहीं पसंद करेंगे, दूर दूर तक एक ही पेड़ नहीं है। ठीक है, दूसरी साइड मैं बात करूं, आप आसाम की बात कर लो, वहां भी आप रहना नहीं पसंद करोगे। विश्वतरेखीय क्षेत्र में भी आप रहना पसंद नहीं करोगे। विश्वतरेखीय जो क्षेत्र है उसका जो जनसंख्या घनत्व वो कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत सघन पेड़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े जानवर रहते हैं। वहाँ पर आपको हर सुविधा नहीं मिल पाएगी, किसकी वजह से? बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ होने की वजह से। तो ये भी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वनस्पति बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। भूमि की उपलब्धता भी सही होनी चाहिए। भाई आपका गांव है, 100 बीघा ज़मीन है, वहाँ पर 50,000 आदमी रह रहे हैं,
भाई क्या कर लोगे, रहने के लिए मकान नहीं मिल पाएंगे, आप ज़मीन तो जोत ही नहीं पाओगे। दूसरी साइड है जैसे पंजाब हरियाणा है, वहाँ पर हर आदमी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, उन लोगों को सरकारी नौकरी की ज़रूरत होती नहीं है, वो मौज मस्ती करते हैं, मस्त तरीके से खुद की ज़मीन से इतनी पैदावार हो जाती है, उपजाऊ ज़मीन है, अच्छी जलवायु है, अच्छी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट अच्छी रेट दे रही है, सारी सब कुछ अनुकूल है, तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है जॉब की, वो वहीं से अच्छा अपना बहुत गजब वाला लाइफ निकाल लेते हैं। ठीक है। गृह निर्माण सामग्री, गृह निर्माण सामग्री जैसे अपन जो मकान बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर मकान लकड़ियों से बनाए जाते हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं। ठीक है। बर्फीली क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों से मकान बनाए जाते हैं। वनस्पति सघनता, सूर्य का प्रकाश, अंटार्कटिका में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, सदा बर्फ पड़ी रहती है। विषुवत के क्षेत्र में सूर्य सदा लंबवत सा रहता है, सदा बहुत तेज गर्मी पड़ती है, वेजिटेशन बहुत तेज है, नमी बहुत सदा बनी रहती है, पसीना सदा आता रहता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं करोगे। अनुकूल जलवायु होगी तो वहाँ पर हर कोई रहना पसंद करेगा। मानवीय कारक, मानवीय कारकों में आते हैं आर्थिक कारक। भाई आपका इनकम का सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। हम बाहर कमाने के लिए क्यों जाते हैं, मुंबई गुड़गांव क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर इनकम के सोर्स ज़्यादा हैं। आप वहाँ 2 घंटे काम करोगे 1000 रुपये कमा लोगे, आप गांव में 4 दिन काम करोगे तो भी 1000 रुपये नहीं कमा पाओगे। तो आर्थिक कारक भी आपको मजबूर करता है किसी ऐसे क्षेत्र में रहने के लिए जहाँ पर आपको इनकम सोर्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर आपकी अच्छी इनकम होती है, फिर चाहे वहाँ पर कितने भी लोग क्यों ना रह रहे हो। सामाजिक कारक, जनसंख्या वृद्धि है, परिवार प्रणाली है, जीवन यापन के ढंग है, प्रथाएं हैं, ये सारे सारे सामाजिक कारक हैं। सांस्कृतिक कारक में आ जाता है धार्मिक विश्वास, नगरीकरण, शिक्षा, तकनीकी विकास। सांस्कृतिक में आ जाते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मोमडन और हिंदू आपस में रहते हैं और उनके बीच झगड़ा चलता रहता है, कब लाठीचार्ज हो जाए, कब झगड़ा हो जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लो आप, फिलहाल में राजस्थान के करौली में देख लो आप, मुसलमानों और हिंदुओं की वजह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है, 250 दुकानों को जला दिया गया। तो ये सारा सब क्यों हो रहा है, ये किसकी वजह से है, धार्मिक विश्वास की वजह से। अब जिन लोगों की दुकानें जली है ना, वो खुद चाह रहे होंगे कि काश हम इस एरिया में नहीं रहते तो अच्छा रहता। तकनीकी विकास भी अच्छा होना चाहिए। राजनीतिक कारक, शासन प्रणाली भी अच्छी होनी चाहिए, शासन की नीतियाँ भी अच्छी होनी चाहिए। करौली में आज जो दंगे हो रहे हैं, जो कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ 250 दुकानें जल गई, वहाँ पर एक राजनीतिक भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। यदि शासन प्रणाली बहुत अच्छी होती तो वो सिचुएशन आती ही नहीं, थोड़ी बहुत आती तुरंत शासन जो प्रशासन था वो उसको कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बिगड़ गई। आज पाकिस्तान का, यूक्रेन का एग्जाम्पल दे सकते हो आप। राजनीतिक कारक है यूक्रेन का, जो यहाँ से लोग गए थे पढ़ने के लिए, MBBS जा रहे हैं यूक्रेन पढ़ने के लिए, आज वो खुद सोच रहे हैं कि हम नहीं जाते तो अच्छा रहता। अब हम अगले 10 साल तक भी यूक्रेन नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की शासन प्रणाली खराब है। भारत हर कोई आना पसंद करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ की शासन प्रणाली अच्छी है। ठीक है। तो ये सारे कारक थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में बाकी जो मैंने आपको पूछा है राय कि टेस्ट हमें कब लेना चाहिए पुराने पेपरों का और कितने पेपरों का लेना चाहिए, ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।